So in the last lecture of immunology we have completed your cells of immune system. ठीक है, तो cells में हमने देखा था अलग अलग टाइप के सेल्स हमने पढ़े, बी सेल्स पढ़े, टी सेल्स पढ़े, एन के सेल्स पढ़े, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, हमने आपके डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स की। ठीक है ना, ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम दो टाइप के ऑर्गन्स की बात करते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर इम्यून सिस्टम के सेल्स फॉर्मेशन होती है और उनकी मैच्योरेशन होती है। ठीक है, चाहे वो आपका बोन मैरो है, ठीक है, चाहे वो आपका थाइमस है। ठीक है, ये पढ़ेंगे अभी हम इन दोनों के बारे में। और ऐसा नहीं होता कि हर एक एनिमल के अंदर जैसे बोन मैरो होती है, जैसे बर्ड्स के अंदर बोलते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होती है आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स की। ठीक है, अब फॉर्मेशन मैच्योरेशन किस लिए हो रही है? ताकि वो एंटीजन के साथ एनकाउंटर करें। ठीक है, और वो एनकाउंटर कहां पर होता है? आपका सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, उसमें आपका लिम्फ नोड आता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्प्लीन के बारे में। ठीक है, वो विल डिस्कस अबाउट योर दिस योर माल्ट क्या होता है, मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके प्राइमरी, और कुछ हमारे पास क्या है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ वेरी लाइक बेसिक काइंड ऑफ टॉपिक, मतलब होता है ना कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि ऑर्गन्स का क्या काम है, और कुछ टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट योर टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, कि टी सेल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका थाइमस के साथ। ठीक है, विल स्टार्ट विद योर थाइमस, सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, सो हमारे अंदर क्या होता है? इमेच्योर लिम्फोसाइट। ठीक है ना, देखो क्या होता है ना लिम्फोसाइट, आप ये मान के चलो आपके अंदर दो टाइप के हैं। कुछ ऐसे भी हैं मतलब जो आपके सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेल्फ एंटीजन का मतलब जो हमारे खुद के सेल्स ऑर्गन्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट दो सेल्स। ठीक है ना, क्योंकि हम वो सेल तो नहीं चाहते ना जो हमारे सेल्स को मारना स्टार्ट कर दें। तो हाँ, लेकिन बहुत सारे जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, जैसे आपकी हम अलग अलग पढ़ेंगे आगे, हैशिमोटो थायराइडिटीज होती है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, ग्रेव्स डिजीज होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। उसमें क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। ठीक है, सो during the maturation of the immune system it is very important to eliminate those cells जो self reactive होते हैं। self reactive मतलब जो खुद के एंटीजन या खुद के सेल्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले थाइमस। सो टी सेल डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीट अंटिल द सेल्स अंडरगो सिलेक्शन इन द थाइमस। पढ़ते हैं ना, टी सेल्स बनते तो ये भी बोन मैरो में है, बट इनकी मैच्योरेशन कहां पर होती है? थाइमस के अंदर। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द थाइमस इन टी सेल डेवलपमेंट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द अर्ली 1960s। ठीक है, पहले तो नहीं इसको रिकॉग्निशन इतनी मिली थी, बट बाद में JF AP मिलर, एन ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये बताया कि थाइमस एक इंपॉर्टेंट साइट है मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के लिए। ठीक है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे थाइमस का स्ट्रक्चर, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ थाइमस। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हो वी हैव कोर्टेक्स एंड मेडुला। जनरली कोई भी ऑर्गन हम बनाते हैं या किसी भी ऑर्गन को डिस्कस करते हैं तो आउटर पार्ट होता है कोर्टेक्स, इनर पार्ट होता है मेडुला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी हैव सम थाइमोसाइट्स जो कि इमेच्योर फॉर्म है, और वो बेसिकली आपके मैच्योर होंगे। ठीक है, बाकी आप इसके अंदर कुछ डेड सेल्स भी हैं, ये हम पढ़ेंगे, नर्व सेल्स भी होते हैं। ठीक है, और वी हैव मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, so different kind of cell are present in thymus, but thymus is the main site for maturation of T cells। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर थाइमस ही नहीं है, ठीक है, जैसे भी हम डिस्कस करेंगे, अगर माइस में थाइमस नहीं होता उसे बोलते हैं न्यूड माइस, तो ऑब्वियसली उसमें टी सेल्स की मैच्योरेशन ही नहीं हो रही। ठीक है, और अगर ह्यूमंस के अंदर थाइमस नहीं है उसे बोलते हैं हम डाई जॉर्ज सिंड्रोम। क्या बोलते हैं हम? डाई जॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है,
ये हम माइस खुद भी जनरली स्टडी करने के लिए कुछ डिजीज को, क्योंकि अगर न्यूड माइस है तो जो भी रोल किसका है, थाइमस का, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और थाइमस का रोल हमें पता ही है, मेन है टी सेल्स की मैच्योरेशन का। तो न्यूड माइस के अंदर थाइमस नहीं होता है, ठीक है। तो ये अभी हम, अब तो ये जस्ट एक डायग्राम है थाइमस का। सो यहाँ पर जैसे बता रखा है कि कॉर्टेक्स और मेडुला ये दोनों पार्ट होते हैं जहां पर आपको बेसिकली आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। सम थाइमिक एपिथेलियल सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं आउटर कॉर्टेक्स में जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स, जो अभी यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था। सो दीज आर बिट बिगर सेल। और यहाँ पर एक मेंशन कर रखा है कि ये 50 थाइमोसाइट्स के अराउंड होते हैं, ठीक है। मतलब some thymic epithelial cells in the outer cortex called nerve cells have long membrane extension that surround as many as 50 thymocytes, ठीक है, and forming large multicellular complexes, ठीक है। some thymic epithelial cells in the outer cortex, ये हमने डिस्कस कर लिया, जिसे हम नर्व सेल्स बोलते हैं। अब इसमें देखो एक लाइन क्या लिखी है, मोर देन 95% ऑफ थाइमोसाइट्स डाई बाय एपोप्टोसिस। ऑब्वियसली जो कुछ इनमें वो भी होंगे जो सेल्फ वाले होंगे, और कुछ में भी दूसरे भी हो सकते हैं नॉन सेल्फ वाले। तो 95% से ज्यादा तो उनकी तो डेथ हो जाती है। कैसे, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हमने पढ़ा ही था, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट इन ह्यूमंस, जैसे उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजोर सिंड्रोम, ठीक है। और अगर जैसे थाइमस का साइज नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे कम है तो उसे बोलते हैं नेसिलोफ सिंड्रोम, थाइमिक हाइपोप्लेजिया, ठीक है। और अगर माइस के अंदर थाइमस नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूड माइस, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूड माइस, ठीक है। और एक ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि जो थाइमस का मैक्सिमम साइज होता है वो कब होता है, आपका प्यूबर्टी पे, ठीक है। प्यूबर्टी पे जो साइज होता है उसे हम मैक्सिमम मान के चलते हैं, और उसके बाद वो एट्रोफी, मतलब उसका उसका जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। ऑब्वियसली साइज डिक्रीज हो रहा है तो उसके अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स हैं कॉर्टेक्स के अंदर, जो मेडुला के अंदर सेल्स हैं, उनका नंबर क्या होता जा रहा है, आपका डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। बट उनका जो फैट कंटेंट है वो आपका ऑर्गन का इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। क्योंकि कई जगह ना बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि, वैसे अगर आप यहां पर भी देखोगे ना, जो लाइन उसने लिखी है कि 70 ग्राम होता है इनफैंट्स के अंदर थाइमस का साइज, और एल्डर के अंदर सिर्फ कितना रह जाता है, 3 ग्राम। तो अब इन्होंने कई जगह आप लोअर क्लासेस की बुक्स में देखते हो तो वहां पर लिखा होता है कि जैसे साइज बच्चे में बड़ा होता है, तो ये भी आप मान के चल सकते हो कि इनफैंट के टाइम पे वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मे बी जो भी स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं प्यूबर्टी, जो मैक्सिमम साइज है वो प्यूबर्टी पे है। ऑब्वियसली प्यूबर्टी की जो एज है वो मेल फीमेल के अंदर अलग होती है, जो भी आप रेंज लगा लो 12 13 14 जो भी ईयर्स है, तो उस टाइम पे उसका साइज जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये क्यूबी के अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है। बाकी तो ये होता है कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों का थाइमस बड़ा होता है, तो आप कई जगह फिर बच्चे ये गलती कराते हैं कि वो मतलब ये मान लेते हैं कि जो इन्फेंट है उसका थाइमस का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बट जो जो भी इनका क्राइटेरिया है उस अकॉर्डिंग आपने बस ये याद रखना है कि जो मैक्सिमम साइज है वो हम किस स्टेज पे मान के चलते हैं, प्यूबर्टी की स्टेज पे, ठीक है। सो थाइमस इज द मेन साइट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, ठीक है। क्योंकि वो इतना कहीं पहले थाइमस को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे क्योंकि बहुत सारे सेल्स तो यहाँ पर उनकी डेथ ही हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेनली टी सेल्स की क्या होती है, मैच्योरेशन, ठीक है। तो ये हमने थाइमस का स्ट्रक्चर देखा। उसके बाद हम बात करेंगे बोन मैरो की, ठीक है। क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था बोन मैरो के बारे में कि सबसे जो मेन जितने भी सेल्स हैं ब्लड के वो सब बोन मैरो से राइज होते हैं, चाहे वो आपके प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, चाहे वो आपके बेसिकली न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, ऑल द काइंड ऑफ सेल्स, ऑल द टाइप ऑफ सेल्स which are present in your blood, they come from hematopoietic stem cell, ठीक है। सो बोन मैरो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है दैट सपोर्ट सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। लेकिन
ऑब्वियसली हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आपका एक तरह से इमेच्योर फॉर्म है, वो डिफरेंशिएट होके अलग अलग लिनेजेस ऑफ सेल्स बनाती है, ठीक है। ऑल दो जितनी भी हमारी बोन्स है सब में मैरो होती है, ठीक है, बोन मैरो होती है मतलब, बट जो हमारी लॉन्ग बोन्स है फीमर, जो कि आपके लेग के अंदर होती है, ह्यूमरस जो कि आपके हैंड में ह्यूमरस होता है ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ठीक है, हिप बोन्स इलियम, ठीक है, और स्टर्नम, इन सभी के अंदर बेसिकली आपका जो बोन मैरो वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। एंड दे बेसिकली हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ब्लड सेल, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता ही है हमारे अंदर सेल्स हैं, उनका कुछ लाइफ स्पैन है। तो ऑब्वियसली से आरबीसी हैं, उनका 120 डेज है, उसके बाद उनकी डेथ हो रही है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए या उन सेल्स को जिनकी डेथ हुई है उस रेट से हमारी बॉडी को बनाना भी पड़ता है, ठीक है। सो जो बोन मैरो है, इट इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ब्लड सेल, बट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पूल ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। क्योंकि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थ्रू आउट लाइफ होने चाहिए एक अडल्ट वर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है ना। ये नहीं है ना कि अगर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ही खत्म हो गए बोन मैरो के अंदर, फिर आगे कैसे सेल्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन बोन मैरो सभी स्पीशीज के अंदर बोन मैरो नहीं होती, जैसे बर्ड्स के अंदर बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस, इट इज ए लिम्फोइड एसोसिएटेड टिश्यू एसोसिएटेड विद गट, जहां पर बेसिकली मैच्योरेशन होती है बी सेल्स की। कैटल और शीप के अंदर द प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू होस्टिंग द मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बी सेल्स अर्ली इन जेस्टेशन इज द फीटल स्प्लीन। पहले इनके अंदर फीटल स्प्लीन होती है, बट लेटर ऑन दिस फंक्शन इज एज्यूम्ड बाय ए टिश्यू एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलियल पेयर्स पैच, ठीक है ना। मतलब ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, हमारे अंदर तो बोन मैरो ही है, बर्ड्स के अंदर बर्ड्स फैब्रिकस, कैटल और शीप के अंदर फीटल स्टेज में स्प्लीन होता है, ठीक है। वैसे अगर हमारी बात करें, हमारे अंदर स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है, बट कैटल और शीप के अंदर ड्यूरिंग अर्ली जेस्टेशन आपका फीटल स्प्लीन होता है, और बाद में एक इलियल पेयर पैच होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। रैबिट रैबिट के अंदर क्या होता है आपका अपेंडिक्स एज प्राइमरी लिम्फोइड टिश्यू फॉर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोलिफरेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बी सेल्स, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। सो जस्ट यू शुड हैव आइडिया अबाउट द ऑर्गन्स, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट नाम पता हो कि कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे अंदर इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने दोनों डिस्कस करे, दे वर योर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, उसमें बोन मैरो आता है और आपका थाइमस, ठीक है। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पर, दैट इज योर और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। सो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एज आई टोल्ड यू कि जहां पर एंटीजन का मतलब जो जहां पर सेल्स की फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होती है, बट सेकेंडरी वो होते हैं जहां पर एनकाउंटर होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं फॉलिकल्स, जैसे अभी आप आगे देखोगे इमेज के अंदर जनरली फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ए प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल। मतलब प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल आप ये मान के चलो उसके अंदर जो सेल्स हैं वो इमेच्योर फॉर्म में है, ठीक है ना। जो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल, जैसे इसके अंदर आप लिख सकते हो, इसके अंदर नेव बी सेल है। नेव बी सेल मतलब जिसने अभी एंटीजन को एनकाउंटर नहीं करा है, लेकिन जैसे ही एंटीजन का एनकाउंटर होता है तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ऑब्वियसली सेकेंडरी फॉलिकल में आप कह सकते हो आपके पास प्लाज्मा सेल्स होंगे विच आर एक्टिवली जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा आपके कौन से सेल्स होंगे, मेमोरी सेल्स। कौन से सेल्स होंगे आपके, मेमोरी सेल्स, ठीक है। जब आप इन टिश्यूज को पढ़ते हो ना, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, तो इनके अंदर फॉलिकल्स होती हैं। फॉलिकल्स के अंदर जो सेल है ऑब्वियसली वो इमेच्योर फॉर्म में है। इमेच्योर मतलब इन दैट सेंस कि अभी इन्होंने मतलब होते चलो मैच्योर ही हैं, बट दे आर नेव, मतलब उन्होंने अभी तक एंटीजन को एनकाउंटर नहीं करा है, बट वंस दे एनकाउंटर एंटीजन देन दे आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके अंदर मेनली आपके प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स होंगे, ठीक है।
lymph node and spleen are the most highly organized of the secondary lymphoid organs. ठीक है, सो इनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ lymphoid follicles ही होते हैं, बट दे हैव अदर रीजन्स जहां पर टी सेल और बी सेल की एक्टिविटी होती है. ठीक है, अब देखो सबसे जो मेन आपको जो पॉइंट यहां पर क्लियर होना चाहिए, लिम्फ बेसिकली क्या होता है हमारा, लिम्फ होता है आपका टिश्यू फ्लूइड. लिम्फ क्या होता है आपका, टिश्यू फ्लूइड. सो अब दो टाइप के एंटीजन्स हैं. मान लो एक एंटीजन वो होते हैं जो लिम्फ में होते हैं. लिम्फ मतलब आप ये मान के चलो जो आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज हैं. ठीक है, तो और दूसरा एंटीजन कहां पर हो सकते हैं, आपके ब्लड के अंदर. जैसे ब्लड के अंदर है और ऑब्वियसली ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो वो जो इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं सिस्टेमिक. सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर बेसिकली एक तरह से आपका बेसिकली क्या हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, तो जोन से एंटीजेंस लिम्फ में होते हैं उनका इनकाउंटर कहां पर होता है, लिम्फ नोड में. हमारे अंदर इतने सारे ऑर्गन्स टिश्यूज हैं, तो हर एक जगह पर लिम्फ नोड्स हैं. अब हमें नहीं पता ना कहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, मान लो लीवर में हो जाए तो वहां पे भी लिम्फ नोड होना चाहिए, आपके इंटेस्टाइन में भी होना चाहिए. ठीक है, किडनी में भी होने चाहिए. ठीक है, और बाकी और भी ऑर्गन्स हैं कि जो जहां पर आपको इम्यून सिस्टम के सेल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, बट ये लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. ठीक है, सो ये सबसे मेन पॉइंट कि कौन से एंटीजन का इनकाउंटर लिम्फ नोड में होगा, किसका स्प्लीन में होगा. ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे. जैसे एक एंटीजन हम देखते हैं सबक्यूटेनियसली, जैसे होता है ना स्किन के नीचे दे दिया, उसका इनकाउंटर होगा लिम्फ नोड में. लेकिन अगर आप किसी एंटीजन को इंट्रावेनसली मतलब ब्लड के अंदर दोगे, तो उसका इनकाउंटर कहां पर होगा आपका, बेसिकली कहां पर जाके होगा, स्प्लीन के अंदर. ठीक है, क्योंकि स्प्लीन का भी हम और भी रोल पढ़ेंगे, क्योंकि स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं. ठीक है ना, स्प्लीन अभी स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेड पल्प, एक होता है व्हाइट पल्प. जो रेड वाला पार्ट होता है उसमें आरबीसी की डिग्रेडेशन होती है, लेकिन जो व्हाइट वाला पार्ट है उसके अंदर एंटीजन का इनकाउंटर होता है इम्यून सिस्टम के सेल्स के साथ. ठीक है, वो भी हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिम्फ नोड. लिम्फ नोड्स आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, अनलाइक द स्प्लीन, which also regulates RBC सेल फ्लो रेट एंड फेट. क्योंकि आरबीसी के स्प्लीन के दो रोल हैं. एक तो वो आरबीसी के वहां पर मतलब किलिंग होती है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, साथ में वहां पर एंटीजन का इनकाउंटर भी होता है. ठीक है, जैसे लेकिन जो लिम्फ नोड है, दे आर फुली कमिटेड टू रेगुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, इनका सिर्फ काम क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना. तो इनके अंदर अभी आप देखोगे अलग अलग नेटवर्क ऑफ स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स. ठीक है, and connected to both blood vessels and lymphatic vessels. Lymph nodes are the first organized lymphoid structure to encounter antigen that enter the tissue spaces. And the lymph node provides ideal microenvironment for encounters between antigen and lymphocytes and productive organized सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, क्योंकि दोनों ही टाइप के सेल होते हैं यहाँ पर. क्योंकि अब आपको नहीं पता ना कि टिश्यू में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या मान लो फंगस का हुआ है. क्योंकि जनरली जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वहां पर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स आता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन किसका है, फंगस का, तो वहां पर जनरली सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स आता है. ठीक है, क्योंकि जब भी आप सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो आप टीसी सेल की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो आप किसकी बात कर रहे हो, बी सेल की. ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे भी सही, क्योंकि इसमें अलग अलग ना पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे ये एक बेसिक सा डायग्राम है. यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर एक पार्ट है कोटेक्स. ठीक है, जो ये बेसिक सा डायग्राम है, फिर बीच में है पैराकोटेक्स, फिर है मेडुला. तो अभी आप देखोगे कि कोटेक्स में मेनली कौन से सेल्स होते हैं, पैराकोटेक्स में कौन से होते हैं, और मेडुला में कौन से होते हैं. ठीक है, कोटेक्स में जनरली होते हैं आपके बी सेल्स. ठीक है, यहां पर अभी आप देखोगे इसमें, सो वी हैव 3 लेयर्स, हमने 3 लेयर्स बना रखी हैं. लिम्फ नोड को यू हैव डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक रीजन्स. वन इज कोटेक्स, पैराकोटेक्स एंड मेडुला. जो कोटेक्स है उसके अंदर मेनली बी सेल्स होते हैं. ठीक है, इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, थाइमस इंडिपेंडेंट एरिया, क्योंकि यहां पर आपकी टी सेल्स है ही नहीं. इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, थाइमस इंडिपेंडेंट एरिया. क्योंकि ऑब्वियसली ये बात ऑब्वियस है,
जहां पर टी सेल होंगे वही थाइमस डिपेंडेंट है ना, क्योंकि टी सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली आपकी टी कहाँ से बनकर आते हैं, थाइमस से। अभी हम किसकी बात करें, लिम्फ नोड की। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है इसमें बी सेल होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं, फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं दे आर नॉट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था वो फॉलिकल्स के अंदर होते हैं, और इस कारण उसे हम फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स के नीचे होता है पैराकॉर्टेक्स, उसमें मेनली टी लिम्फोसाइट होते हैं, और उसमें भी डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। तो जो जो आपका पैराकॉर्टेक्स वाला पार्ट है, यू कैन कॉल इट एज थाइमस डिपेंडेंट एरिया, क्योंकि इसमें टी सेल्स हैं। तो ये वाला एरिया कैसा होता है आपका, थाइमस डिपेंडेंट एरिया, ठीक है। मेडुला जो इनर मोस्ट लेयर है, और ये वो साइट है जहां से लिम्फोसाइट एग्जिट भी करते हैं, ठीक है ना। और थ्रू द आउट गोइंग लिम्फेटिक्स, जैसे दो टाइप की हम बेसिकली बोलते हैं, एक होती है एफरंट जो बाहर लेके जाती है, ए फ्रंट जो अंदर लेके आती है, ठीक है, ए फ्रंट एंड ई फ्रंट। सो जो मेडुला है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पर आपके लिम्फोसाइट एग्जिट करते हैं थ्रू द आउट गोइंग लिम्फेटिक्स, और मेनली यहाँ पर कौन से सेल्स होते हैं आपके, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। तो कोटेक्स आउटर मोस्ट विच इज थाइमस, वो कैसा एरिया आपका, थाइमस इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पर बी सेल्स होते हैं। सेकेंडली जो हमने डिस्कस करा दैट इज योर पैराकोटेक्स, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर मेनली कौन से सेल्स होते हैं आपके, टी सेल्स। तो ये थाइमस डिपेंडेंट एरिया है। और थर्ड जो हमने डिस्कस करा दैट इज योर, कौन सा है, मेडुला। इसमें मेनली क्या होते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स, और यहाँ से जनरली जो भी लिम्फोसाइट्स को अगर एग्जिट करना है, सो अलोंग विद अदर जो भी सब्सटेंसेस हैं या अलोंग विद दैट लिम्फ, तो यहाँ से वो एग्जिट करते हैं, ठीक है। सो जोन से भी एंटीजेंस आपके कहाँ पर होंगे, लिम्फ में, उनका एनकाउंटर कहाँ पर होगा, लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट वन लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड हमारी बॉडी के अंदर, अलग 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 जगह पर लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्प्लीन की, ठीक है। स्प्लीन, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्प्लीन। जैसे इसमें मैंने आपको बताया ना, दो टाइप के एरिया होते हैं, ठीक है। एक आप देख रहे हो रेड पल्प, और एक आपको दिख रहा होगा व्हाइट पल्प। रेड पल्प जनरली वो पार्ट होता है जहां पर आरबीसी क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आरबीसी के अंदर ऑब्वियसली आपका हीमोग्लोबिन होता है विच इज योर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। तो आरबीसी की डिग्रेडेशन होगी तो फिर वहां से रेड कलर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो ये व्हाइट पल्प होता है, इसमें आप देख रहे हो एक प्राइमरी फॉलिकल होती है, ठीक है। ये मार्जिनल यहाँ पर एक जोन होता है, पेरी एरिट्रोलर लिम्फोइड शीथ होती है, और क्या होता है ना जनरली एक जर्मिनल सेंटर। जैसे ये क्या होता है ना, जैसे आपकी प्राइमरी से मान लो सेकेंडरी फॉलिकल बन गई, मतलब एक्टिवेट हो गई, तो उसमें जनरली वो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका जर्मिनल सेंटर, ठीक है। तो जर्मिनल सेंटर आपका मतलब ये आपको अलग अलग ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मे बी जो सेल्स जो आपके एक्टिव हैं, तो दैट इज मेकिंग योर जर्मिनल सेंटर, ठीक है। तो स्प्लीन, स्प्लीन वो ऑर्गन है जो आपका वो एंटीजेंस जो ब्लड में होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया। सो द स्प्लीन इज सिचुएटेड हाई इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अवॉइड secondary lymphoid organ that plays a major role in mounting immune response to antigens in the bloodstream. Whereas lymph nodes are specialized for encounter between lymphocyte and antigen drained from local tissues, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जोन से एंटीजेंस लोकल टिश्यूज में होते हैं उनका एनकाउंटर कहां पर होता है, लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। बट जोन से एंटीजेंस आपके ब्लड में होते हैं उनका एनकाउंटर कहां पर होता है, बेसिकली आपका स्प्लीन के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द स्प्लीन स्पेशलाइजेज इन filtering blood and trapping blood-borne antigen. Thus, it is particularly important in the response to systemic infection. Systemic infection, as I told you earlier also, जो पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड जो है वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो इसलिए वो इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है उसे हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। Unlike the lymph node, the spleen is not supplied by the lymphatic vessels. Instead, जो ये ब्लड बोन एंटीजेंस हैं और
जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कैसे आते हैं, स्प्लिनिक आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी दिखा रखी हो इन्होंने, ये आर्टरी है, जो आर्टरीज ऑब्वियसली वी नो कि जो ब्लड को लेके आ रही हैं, जो जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड होता है, और वेन्स जो होती हैं वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। तो आर्टरीज के थ्रू ही ये जो एंटीजन है, जो भी ब्लड के अंदर जो एंटीजन है, वो आर्टरी के थ्रू ही आपका, स्प्लिनिक आर्टरी के थ्रू ही वो कहां पर आ रहा है, आपके स्प्लीन के पास, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स विद रेडियो एक्टिवली लेबल्ड लिम्फोसाइट शो दैट मोर रीसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट पास थ्रू द स्प्लीन। जैसे स्प्लीन तो हमारी एक ही जगह है, जो आपने डिस्कस करा कि लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बट लिम्फ नोड तो पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे है। लेकिन वो क्या कह रहा है, डेली, अगर हम डेली की बात करें, तो जितने लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड के पास जाते हैं, क्योंकि बने तो वो भी कहां पर है, वो भी बोन मैरो वहां थाइमस से ही आया ना, तो लिम्फ नोड के पास जितने लिम्फोसाइट जाते हैं, उससे ज्यादा लिम्फोसाइट आपके स्प्लीन से पास होते हैं। जबकि स्प्लीन एक ही जगह पर है, लिम्फ नोड्स जो है वो पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो ये उन्होंने लेबल करा लिम्फोसाइट्स को, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, मोर सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट पास डेली थ्रू द स्प्लीन देन थ्रू और लिम्फ नोड्स कंबाइंड, ठीक है। तो ये बताया हमें स्प्लीन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्लीन। अब इसमें यही यहाँ पर मेंशन करके जो मैंने आपको बताया कि स्प्लीन के अंदर एक रेड पल्प होता है, जिसके अंदर आपके आरबीसी एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये मेनली वो साइट है जहां पर ओल्ड एंड डिफेक्टिव आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड, ठीक है। मैनी ऑफ द मैक्रोफेजेस विद इन द रेड पल्प कंटेन एंगल्फ आरबीसी और आयरन पिगमेंट्स फ्रॉम डिग्रेडेड हीमोग्लोबिन। क्योंकि मैक्रोफेज का ही काम होता है ना, आरबीसी तो आगे स्प्लीन के पास, उनको बेसिकली जो उनको एंगल्फ करता है और उसके बाद डिग्रेड कौन करता है आपका, दैट इज बेसिकली योर मैक्रोफेजेस। द स्प्लिनिक वाइट पल्प सराउंड्स द ब्रांचेस ऑफ स्प्लिनिक आर्टरी फॉर्मिंग ए पेरी एरिट्रोलर लिम्फोइड शीथ पॉपुलेटेड मेनली बाय टी लिम्फोसाइट, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल्स आर अटैच्ड टू पीएलएस, ठीक है। और जैसे ही ये जो फॉलिकल्स होते हैं जनरली इनमें बी सेल होते हैं, और इनके अंदर कुछ क्या होते हैं आपके जर्मिनल सेंटर्स। The marginal zone located peripheral to PLS is populated by lymphocyte and macrophages, ठीक है। चलो मेन वही है कि जो आपका ये जो व्हाइट पल्प वाला पार्ट है, वहां पर आप देख रहे हो टी लिम्फोसाइट्स भी हैं, वहां पर आपके मैक्रोफेजेस भी हैं, बी सेल्स भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको ये बताया ना कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि अब कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जहां पर बी सेल्स दे विल कम इन टू रोल, वो रोल प्ले करते हैं, कुछ इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये जो दूसरी बात हम कर रहे हैं ना कि आरबीसी को डिग्रेड करना, वो तो एक अलग पार्ट हो गया ना। क्योंकि स्प्लीन के, इसलिए मैंने आपको बताया ना, स्प्लीन इज नॉट ए ऑर्गन विच इज फुली कमिटेड टू एंटीजन ओनली। देर इज वन मोर फंक्शन ऑफ स्प्लीन टू बेसिकली योर किल योर आरबीसी, जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, उनको उनकी डिग्रेडेशन भी स्प्लीन के अंदर होती है, ठीक है। इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब वो कह रहे हैं कि अगर स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो उसके इफेक्ट डिपेंड करते हैं एज के ऊपर, ठीक है। जैसे बच्चों के अंदर अगर आप स्प्लेनिकटॉमी हो जाए तो उनके अंदर ज्यादा इंसिडेंस होना लग जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, ठीक है ना। क्योंकि मतलब आप ये देख रहे हो कि मेनली ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं ना, वो जनरली बैक्टीरियल ही होते हैं। तो अगर आप बच्चों में स्प्लीन रिमूव कर दी तो उनके अंदर जैसे उनको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आई, जो निमोनिया करता है, निजीरिया मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन सब के इन्फेक्शन होने ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर भी कम इफेक्ट होते हैं, बट वो कह रहे हैं कि ऑल्दो इट लीड्स टू सम इंक्रीज इन ब्लड बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जो भी उन्होंने स्टडीज के बेस पे देखा है, क्योंकि हर एक ऑर्गन का रोल है, ठीक है ना, कि अब ऑब्वियसली अगर स्प्लीन नहीं अगर कर पा रहा, सो देयर हैज टू बी सम अदर ऑर्गन जो कि एंटीजेंस को ट्रैप करे और उसे किल करे, ठीक है। But main spleen is mainly meant for those antigens which are present in blood, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है एक माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। तो माल्ट में क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर ये डायग्राम देखो, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक तो आपको देखने को मिल रहा है म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है। जनरली म्यूकोसल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं उनमें माइक्रोविलाई होता है, ठीक है। माइक्रोविलाई का क्या काम होता है,
वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर ये माइक्रोबिलाई नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम सेल। ये एम सेल्स का क्या काम होता है, ये ना एंटीजन को ट्रैप करते हैं और फिर उसको, जो बिल्कुल एम सेल के नीचे लिम्फोइड फॉलिकल्स होती हैं जिनके अंदर आपके वही यहाँ बी सेल्स होंगे, टी सेल्स होंगे, तो वो एंटीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में इस सेल का रोल होता है। और वो एंटीजन जैसे फॉलिकल्स के सेल्स के एक्सपोजर में आया तो क्या बन गया, आपके प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल कौन सी एंटीबॉडी बनाते हैं, आईजीए, ठीक है, ये हम एंटीबॉडीज पढ़ेंगे। आईजीए इज द मेन सिक्रीटरी एंटीबॉडी, क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है सिक्रीटरी कंपोनेंट, जो इसको क्या बनाता है, सिक्रीटरी एंटीबॉडी, ठीक है ना। जनरली जितने भी हमारे सिक्रीशंस होते हैं, सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, कोलोस्ट्रम जो मदर मिल्क होता है, तो बच्चों के अंदर जो एंटीबॉडी मदर मिल्क के थ्रू जाती है वो आईजीए जाती है। आईजीए की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो सिक्रीटरी होती है, ठीक है। और हमारे अंदर डेली प्रोडक्शन जो होता है वो इस एंटीबॉडी का सबसे ज्यादा होता है। वैसे हमारे अंदर सबसे ज्यादा होती है आईजीजी, सबसे अबंडेंट हमारे अंदर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए डेली प्रोडक्शन कौन सी एंटीबॉडी का सबसे ज्यादा होता है, वो आईजीए का, ठीक है, आईजीए का डेली प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये जब हम एंटीबॉडीज पढ़ेंगे, सो विल स्टडी अबाउट दीज पॉइंट्स। डेली प्रोडक्शन कौन सी एंटीबॉडी का सबसे ज्यादा होता है, आईजीए का, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ना, एंटीजन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस एपिथेलियल लेयर बाय एम सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव साइट, activates B cells in the underlying lymphoid follicle. The activated B cells differentiate into IgA producing plasma cell which migrate along the submucosa, और जो आउटर मिकोसल एपिथेलियल लेयर है उसमें कुछ और भी लिम्फोसाइट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, विच आर टी सेल्स, ठीक है। एक और इमेज है जो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, आप ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, इसको एम सेल ने क्या करा, ट्रैप करा, ठीक है। एम सेल के बाद जैसे मैक्रोफेजिस दिखा रखे हैं उसने, कि मैक्रोफेजिस ने उसको एंगल्फ करा, उसको किसको प्रेजेंट कर दिया, टी सेल को। टी सेल ने क्या बनाए, साइटोकाइन, जैसे हमने पढ़ा था एक TH1 रिस्पॉन्स होता है, एक TH2। TH1 रिस्पॉन्स के अंदर जो साइटोकाइन प्रोफाइल था वो किसको एक्टिवेट करता है, बी सेल को। क्योंकि इसलिए मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हमारे टी सेल्स होते हैं, और वो भी टी हेल्पर। टी हेल्पर में दो रिस्पॉन्स बताए थे, TH1 TH2। TH1, अब जैसे यहाँ पे टी सेल ने, क्योंकि ये जो एम सेल होता है ना, इसके अंदर जैसे कि पॉकेट है, ये तो चलो इन्होंने एक ही सेल दिखा रखा है, बट और भी सेल्स होते हैं यहाँ पर, मैक्रोफेजिस भी होते हैं, कुछ बी सेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बी सेल भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है। फिर उस टी सेल ने जो साइटोकाइन बनाए उसने इसको एक्टिवेट करा, बी सेल को। बी सेल किस में डिफरेंशिएट हो गई, प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल ने क्या बनाई, एंटीबॉडी, और ये देखो एंटीबॉडी जो है वो सिक्रीट होके बाहर चली गई। मतलब सिक्रीशन का मतलब ये भी है, ये एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो लेयर को क्रॉस कर सकती है। जैसे देखो ना, एंटीबॉडी तो इधर बनी है, तो सबसे पहले तो उसको, ये जो सेल है इसकी मान लो जो मेम्ब्रेन है, इधर से इधर इसको क्रॉस करना है, और ये मेन प्रॉपर्टी आईजीए की होती है। इसे हम एक टर्म और भी देते हैं, ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस ये प्रॉपर्टी एंटीबॉडी की जो लेयर्स को क्रॉस कर सकती है, कि जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ उसे जाना है, ठीक है। मेन सबसे वो आईजीए होती है, कौन सी होती है, आईजीए, जो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाती है, ट्रांससाइटोसिस, ठीक है, ट्रांससाइटोसिस। सो ये जो अभी हमने डिस्कस करा माल्ट, ठीक है। माल्ट इज ए डिफ्यूज सिस्टम ऑफ स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। और ये जैसा भी मैंने आपको बताया, ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे टिश्यू होता है, चाहे वो जीआई ट्रैक्ट है, थायराइड, ब्रेस्ट, लंग, सिलेवरी ग्लैंड्स, आई एंड स्किन, ठीक है। माल्ट के अंदर मेनली टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ विच इज वेल सिचुएटेड टू एनकाउंटर एंटीजन पासिंग थ्रू द म्यूकोसल एपिथेलियम, ठीक है। जनरली है ना, हमारे अंदर जो हमारी ट्रैक्ट्स हैं, जो कि एपिथेलियम जनरली आउटर मोस्ट लेयर ही होती है, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो कि एंटीजन को ट्रैप करके आगे इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी, क्योंकि अब जो भी फूड है, अब देखो इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, अगर हम जनरली देखें तो कुछ इन्फेक्शन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, कुछ होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के,
कुछ यूरिनरी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट के भी इन्फेक्शन होते हैं। तो ये जो माल्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो ना अलग अलग जगह पे टिश्यूज हैं, इनके अंदर भी वही सेल्स ही हैं। देखो ये जो हम सब डिस्कस करें ना, देखो सेल बन के और मैच्योर होके कहाँ से आया है, या तो थाइमस से आया या कहाँ से आया है, आपके बोन मैरो से। उसके बाद वो अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, कुछ लिम्फ नोड्स में जाएंगे, क्योंकि अब आपको नहीं पता ना आपको इन्फेक्शन हुआ वो एंटीजन कहाँ पे जाएगा। अगर तो वो टिश्यू में चला गया कहीं तो लिम्फ नोड उसको पकड़ेंगे, अगर वो कहीं ब्लड में घूम रहा है तो स्प्लीन उसको पकड़ेगी। ठीक है, अगर वो मतलब अब वो डिपेंड करता है ना किस किस लेवल पे। अब जैसे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है तो वहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू भी है जिसे हम मार्ट बोल रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी है। और ऐसा भी नहीं है कि एट ए टाइम एक ही सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स कैन वर्क एट द सेम टाइम। एट द एंड ऑफ द डे तो हमें सेल्स को एक्टिवेट ही करना है ना, कि वो सेल एक्टिवेट हो। और क्योंकि मेन होते हैं प्लाज्मा सेल्स, अगर बी सेल की एक्टिवेशन की बात करते हैं, क्योंकि बी सेल ऐसे प्लाज्मा सेल ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड के अंदर 2000 एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा एंटीबॉडीज वो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर बनाते हैं। एंड ऑब्वियसली वंस बी सेल्स डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल, एक तरह से एंटीबॉडीज बनती जा रही हैं, और दे विल हेल्प इन क्लियरिंग, और बेसिकली जो भी वो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर है उसको बॉडी से मतलब खत्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये मैंने आपको बताया इसी कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स बाय डिलीवरिंग स्मॉल सैंपल ऑफ फॉरेन एंटीजन फ्रॉम द ल्यूमिना ऑफ रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। मतलब ये जो हमने लेयर दिखाई है ना वो किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, जैसे ये जो हमने मार्ट दिखाया है, तो यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ एम सेल्स हैं। ठीक है, एंड दीज एम सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया क्या है, उनके अंदर फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनके अंदर माइक्रोबिलाई नहीं होता। बाकी आप पूरा एपिथेलियम देखोगे उसमें माइक्रोबिलाई होगा। इनके अंदर डीप इन्वेजिनेशन और पॉकेट्स होती हैं, जो कि आपने अभी ये डायग्राम में देखी भी सही, जिसके अंदर मैक्रोफेजिस बी सेल और टी सेल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड डायग्राम है ना जो आपने देखा है, जैसे ये एक पॉकेट है इसके अंदर, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए उसने सिर्फ एक मैक्रोफेज दिखाया है, बट वो कह रहा है इस डीप इन्वेजिनेशन के अंदर मैक्रोफेजिस बी सेल और टी सेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और एम सेल्स होते हैं इंडक्टिव साइट, मतलब जहां पर एम सेल्स होते हैं ना उसके नीचे ही लिम्फोइड फॉलिकल होती हैं। एम सेल ने जैसे एंटीजन को पकड़ा, नीचे लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, उसके अंदर सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करा और आगे रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो एम साइट्स क्या होती हैं आपकी, these are the inductive small site regions of the mucous membrane that lie over organized lymphoid follicles. ठीक है, antigen transported across the mucous membrane by M cells can activate B cells within these lymphoid follicles. ठीक है, कि जो एंटीजन म्यूकस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट है वो किसको एक्टिवेट करता है, बी सेल को। बी सेल मैंने आपको बताया ही सी, वो डिफरेंशिएट होंगे किसके अंदर, प्लाज्मा सेल्स के अंदर, और वो कौन सी क्लास ऑफ एंटीबॉडी बनाएंगे, आईजीए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पैथोजेंस के एग्जांपल भी बता रखे हैं जिनको एम सेल्स ऐसे ट्रैप कर सकते हैं, सैल्मोनेला, योर विब्रियो कॉलेराई एंड पोलियो वायरस। ठीक है, तो जो स्पेशली दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर मतलब एम सेल्स कैन ट्रैप दीज एंटीजेंस। अब ये भी देखो ना, अब ये भी फैक्टर होता है कि किस टाइप के एंटीजेंस को एम सेल ट्रैप कर सकता है। ठीक है ना, मैंने वही बताया ना, अलग अलग अगर आपकी बॉडी में अलग अलग इन्फेक्शंस हैं, अब जैसे ये स्पेशली इन्होंने इन 2-3 का नाम लिया, अब बैक्टीरिया तो और भी बहुत सारे हैं, वायरसेस तो और भी बहुत सारे हैं, तो मे बी वो उनका मे बी लिम्फ नोड के अंदर उनको किल किया जा रहा है, या उनको स्प्लीन के अंदर किल किया जा रहा है, तो वो वेरी कर सकता है। बट हम इतना स्पेसिफिक तो अभी नहीं जा रहे हैं, बट हम सिंपल बात करें कि माल्ट मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, और लास्ट जो हमारा ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, जो हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है उसमें एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरेटिनोसाइट्स। ठीक है, ये बहुत सारे साइटोकाइंस बनाते हैं टू इंड्यूस ए लोकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ठीक है, इन कैरेटिनोसाइट्स को आप इंड्यूस भी कर सकते हो, मतलब इनके ऊपर एमएससी क्लास 2 हो। वैसे जनरली हमने 3 ही पढ़े हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एमबीडी, मैक्रोफेज, बी सेल एंड डेंड्रिटिक सेल,
बट दे कैन बी इंड्यूस्ड, वो डिपेंड करता है जो भी रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर इनके ऊपर भी एमएससी क्लास 2 आ गया तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके एपीसी। ठीक है। लैंगरहैंस सेल एक डेंड्रिटिक सेल जो हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डेंड्रिटिक सेल। तो लैंगरहैंस सेल एक टाइप ऑफ डेंड्रिटिक सेल होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है आपका स्किन के अंदर। ठीक है। यहाँ पर कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रा एपिडर्मल लिम्फोसाइट। ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं आपके टी सेल्स। लेकिन इसमें क्या एक डिफरेंस आता है कि जो ये जो टी सेल्स होते हैं इनके ऊपर ना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं गामा डेल्टा। ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे अभी। जनरली 2 टाइप के टी सेल रिसेप्टर होते हैं, एक होता है अल्फा बीटा, एक होता है गामा डेल्टा। ठीक है। जनरली जो आपने पढ़ा था ना कि आपका जो एमएचसी प्लस पेप्टाइड टी सेल रिसेप्टर हमने पढ़ा था ना, वो सिर्फ उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करते हैं जो एमएचसी के साथ होता है। तो ये जो अल्फा बीटा वाले होते हैं ना, ये एमएचसी प्लस पेप्टाइड को रेकग्नाइज करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो गामा डेल्टा होते हैं इनके लिए कोई एमएससी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, देयर इज नो एमएससी रिस्ट्रिक्शन। गामा डेल्टा के लिए कोई भी एमएससी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सिंपली क्या करते हैं ये जैसे यहां पर लिखा भी हुआ है, दे हैव ए लिमिटेड डाइवर्सिटी फॉर एंटीजन। ये जनरली किसको रेकग्नाइज करते हैं, लिपिड्स को। जो अल्फा बीटा होता है वो किसको रेकग्नाइज करता है, एमएचसी प्लस पेप्टाइड को, मतलब जो प्रोटीन एंटीजन्स होते हैं। लेकिन जो गामा डेल्टा होता है, ये अभी हम डिस्कस भी करेंगे दोनों टाइप के रिसेप्टर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो गामा डेल्टा वाले किसको रेकग्नाइज करते हैं, आपके लिपिड्स को। ठीक है। और उनके लिए कोई एमएससी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे आर नॉट, क्योंकि टी सेल रिसेप्टर हमने पढ़े ही थे, दे आर एमएससी रिस्ट्रिक्टेड। क्योंकि टी हेल्पर पे जो टी सेल रिसेप्टर होता है वो उसी को रेकग्नाइज करता है जो एमएससी क्लास 2 के साथ होता है, और टीसी वाला किसको रेकग्नाइज करता है, जो एमएससी क्लास 1 के साथ होता है। बट ये जो गामा डेल्टा रिसेप्टर है इनके लिए कोई भी एमएससी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो एमएससी रिस्ट्रिक्शन।